करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले बात करते हैं, एक टर्म लिया हमने सीक्वेंस। देखो, सीक्वेंस का मतलब क्या है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा होगा, सीक्वेंस समझ में आता है कि सीक्वेंस से हमें क्या समझ में आता है, सम नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डिफरेंट डेफिनेट रूल आर सेट टू फॉर्म अ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का मतलब क्या है कि जहाँ पे कुछ नंबर लिखे गए और उनमें कुछ पैटर्न बन रहा हो। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेके चले, हमने एक यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखने जा रहे हैं 2 6 10 14 18, ये हमने सीक्वेंस बनाया। अब देखो, इस सीक्वेंस में हो क्या रहा है कि अगर मैं किसी भी टर्म में, देखो अगर मैं इस 2 में 4 ऐड करता हूँ तो मुझे ये टर्म मिल रहा है 6। अगर इस 6 में मैं 4 ऐड कर रहा हूँ तो इसमें मुझे क्या मिल रहा है 10। 10 में मैंने 4 ऐड किया तो कितना मिला 14। 14 में 4 ऐड किया 18। तो अगर किसी भी टर्म में मैं +4 कर देता हूँ तो मुझे उसके बाद नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो सीक्वेंस का मतलब यही है, अगर कोई भी हमारे ये नंबर अगर सीक्वेंस में है तो सीक्वेंस का मतलब है कि अगर मैं इसके नेक्स्ट टर्म लिख पा रहा हूँ तो ये हमारे एक सीक्वेंस के अंदर है। ठीक है, जैसे एक और हम एग्जांपल लेके चलते हैं, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 4 की पावर 3, 5 की पावर 4। अब देखो, यहाँ पे भी एक सीक्वेंस बन रहा है। कैसे? जैसे पहला नंबर क्या है 2, तो पावर क्या है 1। दूसरा नंबर फिर यहाँ पे आया 3, पावर क्या है 2। तीसरा नंबर आया 4 और पावर 1 बढ़ता जा रहा है। मतलब जो नंबर है हमारा, जो बेस है वो एक एक बढ़ता जा रहा है और जो पावर है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर मैं इसके बाद की बात करूँ तो इसके बाद कौन सा टर्म आने वाला है, 5 के बाद क्या आ जाएगा 6 और पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद कौन सा टर्म आएगा, 6 के बाद आ जाएगा 7 और पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे ही चलता जाएगा। तो मतलब यहाँ पे भी हम इसका नेक्स्ट टर्म लिख पा रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है, इसी तरीके से हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 1 + 2 की पावर 1, फिर सेकंड टर्म हमने लिया 2 + 2 की पावर 2, फिर थर्ड टर्म हमने लिया 3 + 2 की पावर 3। तो देखो, ये जो यहाँ पे सीक्वेंस है ये भी एक सीक्वेंस में लिखा है। जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ये भी एक सीक्वेंस बना रहे हैं। सीक्वेंस क्या बन रहा है यहाँ पे, देखो अगर यहाँ पे 1 था तो इसका नेक्स्ट टर्म आया 2, और जब यहाँ पे 2 की पावर 1 था तो नेक्स्ट टर्म आया 2 की पावर 2। ऐसे ही यहाँ पे 2 के बाद क्या आया 3, और यहाँ 2 स्क्वायर था तो नेक्स्ट टर्म 2 की पावर 3। तो फिर हम इसका नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं आराम से, जैसे यहाँ पे 3 है तो एक इंक्रीज कर देना है 4 बन गया, प्लस यहाँ पे पावर को क्या कर देना है, एक इंक्रीज कर देना है 2 की पावर 4। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 5 + 2 की पावर 5। तो ये क्या बन रहा है, ये भी हमारा एक सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, तो ये जो एपी है ना, ये भी क्या होगा, एक सीक्वेंस ही होगा। अब होगा क्या, जैसे मैं एक सीक्वेंस लिखता हूँ यहाँ पे 2 4 6 8 10। इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है कि अगर मैं किसी भी टर्म में, अगर प्रीवियस टर्म को छोड़ दिया जाए, अगर किसी भी टर्म में मैं 2 को ऐड करता हूं तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। 2 में 2 ऐड किया 4 मिल गया, 4 में 2 ऐड किया 6 मिला। ठीक है, 6 में 2 ऐड किया तो क्या मिल गया 8, 8 में 2 ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल गया नेक्स्ट टर्म। मतलब जब मैं एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहा हूँ, देखो मैं सिर्फ 2 ऐड करा है ना सभी टर्म में, तो जब हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हैं किसी भी टर्म में तो हमें क्या मिल रहा है, उसका नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 में ऐड किया 2 तो 4 मिल गया, 4 में ऐड किया 2 6 मिला, 6 में ऐड किया 2 8 मिला। तो इस टाइप का जो पैटर्न होगा वही हमारा क्या होगा, हमारा एपी। तो जो इस टाइप का पैटर्न होगा वो क्या होगा, हमारा एपी होगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे ऐसे चेक करते हैं कि अगर मैं दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेता हूँ, जैसे यहाँ पे हम 4 - 2 करते हैं, किसी भी टर्म में से उसका प्रीवियस टर्म माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिला। मैंने 6 लिया, 6 में से प्रीवियस टर्म माइनस किया, क्या मिला 2। 8 लिया, 8 में से प्रीवियस टर्म माइनस किया, क्या मिला यहाँ से 2। 10 लिया, 10 में से प्रीवियस टर्म 8 माइनस किया, क्या मिला 2। तो जब इस तरीके से हमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेने पे एक सेम नंबर मिल रहा हो, एक कांस्टेंट नंबर मिल रहा हो, इसका मतलब वो सीक्वेंस क्या है, हमारा एपी है। तो एपी में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो एपी होता क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये क्या होगा कि लिस्ट ऑफ नंबर्स ही होगा, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। जहां पे हर एक टर्म हमें कैसे मिलेगी कि अगर हम एक फिक्स्ड नंबर को ऐड कर दें उसके प्रीवियस टर्म में, केवल फर्स्ट टर्म को छोड़कर।
जैसे अभी यही एग्जांपल बताया था कि अगर यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म तो हमें लेना ही पड़ेगा, ठीक है, तो ये टर्म हमारा किसी टर्म में ऐड करके नहीं आया, इस टर्म को छोड़ दिया जाए पहली टर्म को, बाकी जो टर्म है कैसे मिल रहा है भाई, अगर मैं पहली टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैंने वो फिक्स्ड नंबर लिया है 2, अगर मैंने इस पहले नंबर में 2 ऐड किया तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिला, इस 4 में 2 ऐड किया तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिला 6, 6 में 2 ऐड किया मुझे नेक्स्ट टर्म मिला 8। तो मतलब अगर प्रीवियस टर्म को छोड़ दिया जाए तो जितने भी बाकी टर्म है वो कैसे मिल रहा है कि उस प्रीवियस टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा एपी बन जाएगा। फिर इसमें एक पॉइंट आता है द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, और ये जो फिक्स्ड नंबर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वही हमारा क्या होता है एपी का कॉमन डिफरेंस, और इस एपी के कॉमन डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लिखते हैं स्मॉल डी से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें द कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये जो कॉमन डिफरेंस आएगा यानी कि जो फिक्स्ड नंबर है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर वो जीरो भी हो सकता है। जैसे इस वाले एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे ये जो 2 है, ये 2 क्या है हमारा, ये 2 है हमारा डी, मतलब यही क्या है इस एपी का कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पे जो डी है वो क्या है हमारा पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, ये जो हम नंबर लेते हैं स्टार्टिंग का वो हमें लेना ही पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो ये जो पहला नंबर यहाँ पे लिखा आता है ये होता है एपी का फर्स्ट टर्म। तो इसका मतलब अगर हमें कोई भी सीक्वेंस एपी बनाना है तो हमें वहां पे दो चीजें सबसे पहले चाहिए, एक तो फिक्स्ड फर्स्ट टर्म, दूसरा कॉमन डिफरेंस। देखो जब तक फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस कॉमन डिफरेंस को किस में ऐड करें, हमें ये फर्स्ट टर्म तो गिवन होगा ना। अब चाहे यहाँ पे 2 लो, सपोज करो मैं फर्स्ट टर्म लेता हूँ 3, अब डी की वैल्यू हमने मान लिया 3, तो सीरीज क्या बनेगी, पहला टर्म तो हमने माना था ना, तो पहला टर्म तो हमें लेट ही करना पड़ेगा कि ए इक्वल टू 3, क्योंकि जब तक ये नहीं मानेंगे तो नेक्स्ट टर्म हम लिख नहीं पाएंगे। तो पहला टर्म हमने यहाँ पे लेट कर लिया 3, अब कोई सी भी टर्म हो हम सब कुछ लिख सकते हैं। देखो 3 के बाद कौन सा टर्म आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 3 लेट किया तो 3 के बाद आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 9, 9 के बाद क्या आएगा 12 एंड सो ऑन, चलता ही रहेगा। तो किसी भी एपी को बनाने के लिए हमारे पास दो वैल्यू होनी चाहिए सबसे पहले, एक तो ए और एक उसका डी। अगर ये ए और डी पता है तो हम उस एपी को सीक्वेंस में लिख सकते हैं, अगर हमें इनमें से एक भी नहीं पता तो हम वो सीक्वेंस नहीं लिख पाएंगे, ठीक। आगे फिर यहीं पे एक आ जाते हैं कि इफ एपी इज, मान लिया कि ये जो एपी है हमारा, हमने मान लिया जो टर्म है a1 a2 a3 an है, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करता हूँ, देखो अगर फर्स्ट टर्म को छोड़ दिया जाए, बस किसी भी टर्म लो, a1 के बाद कोई भी टर्म लो और उसमें से उसका प्रीवियस टर्म माइनस कर दो, जैसे हमने a2 लिया, a2 में से a1 माइनस कर दिया, a3 टर्म लिया, a3 में से a2 माइनस कर दिया, इसके बाद a4 आएगा, a4 लिया, a4 में से a3 माइनस कर दिया। अच्छा लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है an, तो an लिया और an में से प्रीवियस टर्म, तो जब यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या आएगा n-1, यानी कि an-1 माइनस कर दिया। तो वो जो डिफरेंस आएगा दो कंसेक्यूटिव टर्म का वो किसके बराबर आएगा, हमेशा डी के बराबर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही चीज आपको बताया था कि भाई हमने क्या लिया, सेकंड टर्म लिया, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस किया तो हमें 2 मिला, तो ये है क्या, ये डी है। थर्ड टर्म लिया, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस किया तो हमें क्या मिला 2, तो ये 2 क्या है यहाँ पे डी है। ऐसे ही हमने फोर्थ टर्म लिया इस एपी का, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस किया तो हमें क्या मिला 2, तो ये क्या हमारा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए सिर्फ क्या करना है, दो कंसेक्यूटिव टर्म लेनी है और जो बाद में लिखा है टर्म उसमें से प्रीवियस टर्म को माइनस कर देना है। तो जरूरी नहीं कि a2 माइनस a1 ही कर सकते हैं या a3 माइनस a2, अगर मुझे यहाँ पे a5 a6 गिवन है तो मैं a6 माइनस a5 करूंगा तो वहां से भी मुझे क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे आता है जो ए एन है, ये जो लास्ट टर्म हमने लिखा है इसका, ये ए एन क्या होता है, ये होता है nth टर्म ऑफ एपी, ठीक है। तो यहाँ पे ये ए एन क्या है, ये हमारा nth टर्म ऑफ एपी। देखो जैसे हमारा a1 था तो a1 को हम क्या बोल रहे थे, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। a1 क्या है कि एपी का पहला टर्म। अगर हमारे पास a2 है तो हम इसको क्या बोल लेंगे, सेकेंड टर्म ऑफ एपी, कि एपी का ये कौन सा टर्म है, दूसरा टर्म है। ऐसे ही मान लेते अगर a3 होता तो हम क्या बोलते, थर्ड टर्म ऑफ एपी, तो इसको क्या बोलते हैं, थर्ड टर्म ऑफ एपी। तो अगर हमारे पास यहाँ पे a और n आ जाए तो जब 3 है थर्ड टर्म, तो जब n है तो क्या बोल लेंगे, ये होगा हमारा nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी। और अगर हमें किसी भी एपी का nth टर्म बता है
तो हम वहां से पूरा सीक्वेंस बना सकते हैं। इससे कैसे बनाएंगे वो सब हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। फिलहाल अभी हमें यही पढ़ना कि जो an होता है वो हमारा क्या होता है, ap का nth टर्म होता है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, देखो आगे आते हैं इसमें जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। अभी जनरल फॉर्म क्या होता है, देखो अभी बताया था कि किसी भी एपी को बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो ए, दूसरा डी। एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए, दूसरा उसका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ए क्या होता है, एपी का फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। अब जनरल फॉर्म का मतलब है कि जो टर्म होती है उनको हम ए और डी में कैसे लिखेंगे। तो देखो इसको समझते हैं। मान लेते हैं मैं एपी ले रहा हूं जिसका जो टर्म है वो A1 A2 A3 A4 अप टू लास्ट टर्म लिख दिया मैंने AN, ठीक है। मतलब ये जो A1 A2 A3 A4 टर्म मैं बोल रहा हूँ ये मुझे ए और डी की फॉर्म में बतानी है कि ए और डी की फॉर्म में कैसे लिखी जाएंगी। तो देखो इसका सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उससे समझते हैं कैसे आएगा। मान लेते हैं ए की वैल्यू हमने लिया 3 ले लेते हैं, ठीक है, और डी हमने लिया 2। तो अगर मुझे A1 लिखना हो तो A1 का मतलब तो फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो इसका 3 ही हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये तो ए के बराबर ही होगा 3, ठीक है। अब जब मैं इसका सेकंड टर्म लिखूंगा तो अभी हमने एपी क्या पढ़ा कि एपी क्या होता है, एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें कोई भी टर्म प्रीवियस टर्म में कुछ ऐड करने पे हमें मिलेगा, और वो ऐड क्या किया जाएगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा। तो अगर इस प्रीवियस टर्म A2 से पहले जो टर्म आएगी A1 ही आएगी। तो अगर इस A2 को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो प्रीवियस टर्म है यानी कि 3, इसमें एक फिक्स नंबर ऐड कर देते हैं, और वो फिक्स नंबर हम यहाँ पे लेट करके चल रहे हैं 2 है, तो 2 मिलेगा, ठीक है। अगर मुझे A3 निकालना है तो मैं क्या करूँगा, जो पहला, अब देखो मैं इसको ऐड करके नहीं लिख रहा हूँ अभी, ठीक है, मैं इसको ऐड करके नहीं लिख रहा, इसको ऐसे लिखता हूँ, सिर्फ मुझे कुछ बताना है आपको, आगे देखो 3+2 ऐसे ही। अब A3 निकालने के लिए मुझे प्रीवियस टर्म ये है तो ये मैंने लिख दिया, इसमें वही कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा ना। ये अगर मैं इसको चलो 5 लिख देता तो क्या करना पड़ता, 5 में 2 ऐड करना पड़ता, तो ये वही 5 तो है। तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3+2 × 2 लिख सकता हूँ ना। ऐसे अगर मैं इसका A4 लिखता हूँ तो A4 क्या बनेगा, 3+2, तो ये तो आ गया मेरा A3। अब A4 बनाना है तो उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना बना, 3+2 × 2 × 2। इसको ऐड ना करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, 2 × 3 लिख रहे हैं। तो देखो पहला टर्म क्या था 3, सेकंड टर्म क्या आया 3+2 × 1, 2 × 1 लिख सकता हूँ। थर्ड टर्म क्या आया 3+2 × 2, फोर्थ टर्म क्या आया 3+2 × 3। ऐसे ही अब फिफ्थ टर्म हम बता सकते हैं 3+2 × 4। तो हो क्या रहा है कि जो भी फर्स्ट टर्म है उस फर्स्ट टर्म में क्या कर देना है, अगर यहाँ पे 5 है तो 4 टाइम्स कर देना है डी का, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जनरल लेके चले कि हमारे पास फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो जनरल कैसे बनेगा, जो A1 है वो तो किसके बराबर, ए के बराबर, जो A2 है वो किसके बराबर, A+D के बराबर, A3 किसके बराबर, देखो कंपेयर कर लो इससे, ये 3 क्या था A, 2 क्या था ये हमारा D है, और ये 2 हमारा एक नेचुरल नंबर है तो 2D। A4 क्या बनेगा, इस 3 और 2 की जगह A और D डाल दो तो ये A, ये क्या बना 3D। A5 क्या बनेगा, A+4D। तो ये क्या हमारा, ये हमारा जनरल फॉर्म बन रहा है, मतलब मैंने हर एक टर्म को क्या कर दिया, A और D की फॉर्म में लिख दिया है। अच्छा अब यहाँ से एक हमारा, अगर मैं nth टर्म लिखना चाहूँ तो nth टर्म क्या होगा, ये तो मैंने लिख दिया A5 को A+4D। इस an को कैसे लिखूंगा, तो यहाँ आप ध्यान से देखो कि ये जो a है ये तो सभी के साथ आ रहा है, तो a तो आएगा प्लस, अब बाद में क्या आएगा, जब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे आ रहा है 4, यानी कि 5 - 1। जब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आया 3, इसका मतलब ये 3 क्या है 4 - 1। तो जब यहाँ पे n है तो जो d का कोफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा, n - 1 × d। तो ये एक हमारा फॉर्मूला भी बन गया है कि जो an होता है वो किसके बराबर होता है, A+n - 1 × d। तो जनरल फॉर्म में वही है कि अभी हमने माना था AP A1 A2 A3 A4 ऐसे। जनरल फॉर्म में क्या लिखते हैं AP, कि जनरल फॉर्म में जो AP होगा वो होगा हमारा A+D A+2D A+3D A+4D एंड सो ऑन, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे सिखाई है कि कैसे आया, ठीक है। तो विद द एग्जाम्पल हमने ये सब सिखा दिया। तो ये था हमारा जनरल फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पे दो टर्म आएगी, फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी।
अब देखो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट का मतलब तो हम जानते ही है। फाइनाइट का मतलब होता क्या है? फाइनाइट का मतलब एक तरीके से क्या है कि जिसे हम काउंट कर सके। क्लास में कुछ स्टूडेंट बैठे हैं तो उन स्टूडेंट को मैं काउंटिंग कर सकता हूँ, वहां पे कुछ टेबल रखी है तो उनको मैं काउंट कर सकता हूँ। इसका मतलब वो क्या है, हमारी काउंटेबल है। जो स्टूडेंट है वो काउंटेबल है, जो वहां पे टेबल चेयर रखी हुई है वो सब काउंटेबल है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? इनफाइनाइट का मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हो जो काउंट नहीं किया जा सकता। तो अनकाउंटेबल, जिसको काउंट नहीं कर सकते। तो फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी में देखो होता क्या है। फाइनाइट एपी, तो फाइनाइट एपी की अगर बात करूं, अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं यहाँ पे, जैसे मैंने एक एपी लिखा 2 4 6 8 10 12, ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया इसका और 12 तक छोड़ दिया। अब यहाँ पे इसके अंदर कितनी टर्म आ रही है? टर्म कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो इसके अंदर मुझे पता है 6 टर्म है। इसका मतलब ये हमारा एक फाइनाइट एपी है, ठीक है। मतलब फाइनाइट एपी का मतलब ये है कि हमें एपी का फर्स्ट टर्म तो पता ही होगा, हमें उस एपी का जो लास्ट टर्म है, जो सबसे लास्ट में आने वाला है, मतलब जो nth टर्म है वो पता होगा। तो यहाँ पे nth टर्म क्या है? 12 है। या फिर ये कहे जो लास्ट टर्म है वो क्या है? 12 है। 12 से आगे नहीं जाएगा, तो इसमें एक बाउंडेशन लगेगी कि भी 12 से आगे क्रॉस नहीं करेगा। तो ये हमारा क्या हुआ? फाइनाइट एपी है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिखा 3 6 9। देखो एपी तो बन रहा है ना, मैं फर्स्ट टर्म मैंने लिख दिया। अब फर्स्ट टर्म में मैं कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 ऐड करता जा रहा हूँ, तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12। स्टार्टिंग की कुछ टर्म लिख दी। अब मैंने ऐसे लिख के सो ऑन बाद में लिख दिया 20 टर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने ये तो नहीं बताया कि लास्ट टर्म कौन सा होगा। जैसे वहां पे बता दिया था लास्ट टर्म 12 है, यहाँ पे ये तो नहीं बताया लास्ट टर्म क्या है, लेकिन हाँ इतना जरूर बोल दिया है कि ये 20 टर्म तक ही जाएगा। मतलब मुझे ये इस एपी को तब तक लिखना है जब तक मुझे 20 टर्म नहीं मिल जाती। जैसे ही 20 टर्म मिलेगी मैं रुक जाऊंगा। तो वहां पे मैंने एक बाउंडेशन लगा दी कि भाई 20 टर्म ही आएगी इसमें, 20 से ज्यादा नहीं जाना है। तो ये भी क्या बन गया हमारा? फाइनाइट एपी बन गया है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 4, चलो यहाँ पे ले लेते हैं 3 + 2 5 + 2 7 + 9 + 11, और लास्ट में मैंने लिख दिया यहाँ पे 101। तो देखो 11 के बाद जो टर्म आएगी, अगर ये एपी तो बन रहा है, देखो यहाँ पे ए क्या है? 3। कॉमन डिफरेंस देख लो, किसी भी टर्म को माइनस करके 5 - 3 करोगे 2, 7 - 5 करोगे 2, 9 - 7 करोगे 2। तो एपी तो बन रहा है, और तो इस एपी का फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे 3 है, कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है। तो ये एपी तो है, लेकिन यहाँ पे ये जो 101 लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? इस एपी का लास्ट टर्म। तो यहाँ पे मैंने 11 से लेकर 101 तक सारी टर्म तो नहीं लिखी, लेकिन मैंने सो ऑन करके लास्ट का टर्म लिख दिया 101। इसका मतलब क्या है कि अभी भी मुझे इसका टोटल टर्म्स तो नहीं पता कितना होगा, वो तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर इसका फर्स्ट टर्म लिख दिया और इसका लास्ट टर्म मैंने लिख दिया, तो मैंने एक इसको बाउंडेड कर दिया कि भाई ये 101 से ज्यादा नहीं आएगा, इसमें 101 से ज्यादा कोई भी टर्म नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने एक इस पे बाउंडेशन लगा दी है। ऐसे ही यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म लिख दिया कि भाई 3 से शुरू होगा और 101 पे ही खत्म हो जाएगा। तो ये भी क्या हमारा? फाइनाइट ही होगा। तो कुछ नंबर ही आएंगे ना, तो वो काउंट तो कर सकता हूँ। तो ये है हमारा फाइनाइट एपी। अब इनफाइनाइट में क्या होगा? इनफाइनाइट एपी में, इनफाइनाइट एपी, देखो इनफाइनाइट एपी का मतलब है कि वहां पे जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमें नहीं पता होगा कितना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2 4 6 8, पहले वाला एग्जांपल ही ले लिया 2 4 6 8 वाला, ठीक है। बस मैंने अब इसमें ऐसे करके छोड़ दिया। अब क्या यहाँ पे बता सकते हो कि ये हमारा कहाँ पे खत्म होने वाला है? तो ये तो यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट लगा है, इसका मतलब क्या है कि ये 2 4 6 8, 8 के बाद आएगा 10, 10 के बाद आएगा 12, 12 के बाद 14। तो ये तो चलता ही रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। इसका मतलब ये तो अप टू इनफाइनाइट चलता रहेगा। तो इस टाइप का यहाँ पे अब देखो, मुझे ना तो इसने ये बोला कि इसमें कितनी टर्म है, भाई अगर ऐसे बोल देता कि इसमें 20 टर्म है 25 टर्म है तो ये फाइनाइट बन जाता। ना इस वाले एपी में उसने हमें ये बताया कि भाई इसका लास्ट टर्म 101 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी नहीं बताया कि उसने 4 5 टर्म लिख किया तो भाई वो भी फाइनाइट हो जाता। तो यहाँ पे तो उसने 3 4 टर्म लिखा है और ऐसे करके छोड़ दिया। इसका मतलब ये क्या हमारा? इनफाइनाइट एपी है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट में बस यही फर्क है कि फाइनाइट में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमारे काउंटेबल हो गए, उन्हें हम बता सकते हैं कि भाई 2 होंगे 4 होंगे 5 होंगे जितने भी होंगे, ठीक है। लेकिन इनफाइनाइट एपी में हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता होता कि कितने होंगे वहां पे।
तो नंबर ऑफ टर्म्स हम नहीं बता सकते, वो हमारे इनफाइनाइट ही होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो यही है हमारा क्या, इनफाइनाइट एपी। अच्छा, यहाँ पे हमने अब जब नंबर ऑफ टर्म्स की बात करी है तो इसको भी बता ले, नंबर ऑफ टर्म्स। देखो ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है इसको हम एपी में रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है ये हमारे हमेशा क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। भाई नेचुरल नंबर इसलिए होगा, अगर क्लास में स्टूडेंट बैठे हो तो आप उसे काउंट करोगे तो आप उसे 1 से ही काउंट करोगे ना, और 1 2 3 ऐसे ही काउंट करोगे। ऐसा तो नहीं काउंट करोगे कि भाई ये 1 स्टूडेंट, ये 1.5 स्टूडेंट, ये 2 स्टूडेंट, ये 2.5 स्टूडेंट, ऐसे तो काउंट नहीं किए जाएंगे। तो नेचुरल नंबर में ही काउंटिंग किए जाएंगे ना। तो ये एन क्या है, ये बताता है कितनी टर्म है। तो जब काउंटिंग करोगे तो ऐसे ही करोगे ना, 1 2 3 4 5। तो जो भी एन हमारा आएगा हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो अगर कहीं भी एन हमारा फ्रैक्शन में आ जाए या फिर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब वो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकता। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा नेचुरल नंबर होगा, और नेचुरल नंबर का मतलब पॉजिटिव होगा और नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। तो यहाँ तक हमारा एपी का इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो जाता है। बाकी अभी इसमें हमें पढ़ना है सम ऑफ एन टर्म्स और एन टर्म, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब जितना भी हमने किया है अभी इस पे कुछ हम कॉमन इसके क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज 5.1 से पहले, जो हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। तो देखो यहाँ पे अभी मैंने आपको एनथ टर्म के बारे में बताया था। अभी मैंने बताया था कि अगर हमें किसी भी एपी का एनथ टर्म पता है, ठीक है, तो उस एनथ टर्म से मैं उस एपी का सीक्वेंस पूरा बना सकता हूँ। देखो अगर यहाँ पे मुझे एन टर्म पता है तो इसका मतलब क्या है, ए एन इज इक्वल टू 2+3n। मुझे यहाँ पे निकालना सबसे पहले फर्स्ट टर्म, तो एन की वैल्यू हम क्या रख देंगे 1। तो फर्स्ट टर्म a1, तो a1 कितना आएगा 2+3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 3+2 कितना 5। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे n को 2 रख देता हूँ तो यहाँ से मिल जाएगा सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म कितना होगा यहाँ पे 2+3 इंटू 2। सिंप्लीफाई कर लो, 3 2 6, 6+2 8। अगर n की वैल्यू 3 रखता हूँ तो 3 से मिल जाएगा a3, यानी कि एपी का थर्ड टर्म। तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 11। तो देखो यहाँ से जो सीक्वेंस बन रहा है, सीक्वेंस बन क्या रहा है, पहला टर्म 5, दूसरा टर्म 8, तीसरा टर्म 11। अब देखो 3 3 का डिफरेंस आ रहा है ना, 5+3 8, 8+3 11, आगे क्या होगा 14, ऐसे ही छोड़ दो। तो ये हमारा क्या बन गया, एक एपी बन गया। तो अगर हमें कोई भी nth टर्म पता है, अब देखो अगर ये सीक्वेंस बन गया तो यहाँ पे मैं ए भी बता सकता हूँ। ये जो ए है वो तो हमारा a1 के बराबर ही हो जाता है फर्स्ट टर्म। और अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म ले लेते हैं। मान लिया हमने a2 a1 ले लिया, इनका डिफरेंस कर लेते हैं। a2 मुझे पता है 8 है, a1 कितना है 5 है, तो हमारा डी भी आ गया यहाँ से कितना 3। तो अगर हमें किसी भी एपी में nth टर्म दे दिया जाए तो nth टर्म की हेल्प से मैं वो सीक्वेंस भी बना सकता हूँ जो एपी का बनने वाला है, और वहाँ से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी का, इसमें क्या बोल रहा है, फॉर द एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 एंड सो ऑन। मतलब बोल तो दिया कि ये जो सीक्वेंस है ये एपी तो है। अगर एपी है तो हमें क्या करना है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इस एपी का फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1, जो सीक्वेंस हमें गिवन है वो हमें कितना गिवन है, 3/2 1/2 -1/2 -3/2 एंड सो ऑन। तो अगर हमें फर्स्ट टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म का मतलब ए, तो ए तो हमारा वही रहता है जो सबसे पहले टर्म लिखा होगा, तो यही कम क्या है हमारा फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस के लिए क्या बताया था कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म लो, उन दोनों कंसेक्यूटिव टर्म में जो बाद वाला टर्म है उसमें से पहले वाला टर्म माइनस कर लेते हैं। तो मान लेते हैं हम कंसेक्यूटिव में इन दोनों टर्म को ले लेते हैं। तो देखो इन दोनों टर्म को जब हमने लिया तो बाद वाले टर्म में से यानी कि a2 में से a1 को माइनस कर देते हैं। अब सिंप्लीफाई कर लो, भाई इसका एलसीएम तो 2 ही आएगा, तो ये 1 - 3, 1 - 3 कितना होगा -2, एंड -2/2 कितना, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो ये क्या आ गया डी। अच्छा यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमें दो ही ये स्टार्टिंग की टर्म लेनी है, अगर चाहता तो मैं यहाँ से भी डी निकाल सकता हूँ इन दोनों को टर्म को लेके। तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ बस आपको कि करने के लिए हम ये भी कर सकते थे, -1/2 माइनस कर देते हैं, -1/2। देखो जब इसको करेंगे तो ये भी हमें -1 मिलेगा। तो बस ध्यान रहे डी को निकालने के लिए दो कंसेक्यूटिव टर्म होना जरूरी है।
अब वो दो कंसेक्यूटिव, चाहे पहली दूसरी टर्म हो जाए या दूसरी तीसरी आ जाए या तीसरी चौथी आ जाए, ठीक है। और जब माइनस करेंगे तब कैसे करना है कि जो भी दो कंसेक्यूटिव टर्म लिया है, जैसे मैंने ये दोनों टर्म लिया था, तो इस टर्म में से मतलब A2 में से A1, जब मैंने A2 A3 लिया तो A3 में से A2 माइनस करना है। अगर मैं A3 A4 लेता तो A4 में से क्या माइनस करता, A3, मतलब प्रीवियस टर्म को हमें माइनस करना होता है, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा A आ गया, और यहाँ से हमारा क्या आ गया D। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं इसमें एग्जाम्पल नंबर 2, NCERT एग्जाम्पल नंबर 2। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे इसने 4 पार्ट दिए, यहाँ पे 1 2 3 4, इनमें से कौन से जो लिस्ट बन रही है नंबर की वो AP बना रही है। आगे लिखा है इफ दे फॉर्म एन AP, अगर AP बन रहा है तो राइट द नेक्स्ट टू टर्म। पहले तो ये पता करना है कि AP बन रहा है या नहीं। अगर AP बन रहा है तो नेक्स्ट टू टर्म भी हमें उसका लिखना है। तो देखो सबसे पहला पार्ट यहाँ पे ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 4 10 16 20 22 एंड सो ऑन। तो देखो AP के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है वो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, जो D है वो हमारा कांस्टेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, A2 माइनस A1 करके देखते हैं। जब हमने A2 माइनस A1 किया तो क्या मिलेगा, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। अच्छा, अगर ये AP है तो A3 माइनस A2 भी 6 ही मिलना चाहिए, तो कर लेते हैं। 16 माइनस 10 कितना आएगा, 6 ही आ रहा है। चलो एक और ले लेते हैं यहाँ से, A4 माइनस A3, तो ये भी कितना आएगा, 22 माइनस 16 इज इक्वल टू 6। अब क्योंकि ये जो डिफरेंस है ये हमारा क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है, एक फिक्स्ड नंबर आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कभी 6 कभी 5 कभी 4, एक फिक्स्ड नंबर ही आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा AP है। अब अगर AP है तो इसके बाद की दो टर्म क्या होगी, तो देखो हमें नेक्स्ट टू टर्म लिखना है। तो 22 के बाद कौन सा टर्म आएगा भाई, जो भी टर्म है 22 में क्या ऐड कर दो, जो उनका फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस आ रहा था, तो नेक्स्ट टर्म आएगा 28। और 28 के बाद कौन सा टर्म आएगा, तो 28 में उनका कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 34। तो नेक्स्ट टू टर्म क्या हो जाएगी हमारी, 28 एंड 34। तो नेक्स्ट टू टर्म आर 28 एंड 34। इसी तरीके से सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 1 -1 -3 -5 एंड सो ऑन। ये एक सीक्वेंस है, हमें नहीं पता ये AP है या क्या है, हमें बस ये बताना है कि AP है या नहीं, ठीक है। तो देखो AP के लिए जो डिफरेंस आना चाहिए वो कांस्टेंट आना चाहिए। देखते हैं A2 माइनस A1 निकालते हैं। A2 कितना है, माइनस का 1, माइनस A1 कितना है 1, -1 कितना आ जाएगा, माइनस का 2। A3 माइनस A2 देखते हैं, तो A3 कितना है, माइनस का 3, माइनस A2 कितना है, -1। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -3 + 1 बनेगा, और -3 + 1 कितना, माइनस का 2। एक और डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं, A4 माइनस A3 कितना आ जाएगा, -5 -3, तो ये भी कितना मिलेगा, -2। तो यहाँ भी जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा -2, तो ये -2 है क्या, यहाँ पे ये D है हमारा, इसका मतलब ये हमारा AP तो है। तो ये AP तो है, तो अगर ये AP है तो फिर इसके मैं नेक्स्ट टर्म भी लिख सकता हूँ। तो नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करना है भाई, जो भी इसका लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म क्या दे रखा है, -5 दे रखा है यहाँ पे। इसमें वैसे लास्ट टर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो भी यहाँ पे गिवन है इस टर्म -5 के बाद की दो टर्म लिखनी है ना, तो -5 में क्या ऐड कर देते हैं, जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया, तो हमें क्या मिलेगा, -7। अब -7 के बाद की जो टर्म होगी उसमें क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, -9। तो नेक्स्ट टू टर्म क्या हो जाएगी इसमें, नेक्स्ट टू टर्म आर -7 -9। तो जो नेक्स्ट टू टर्म आने वाली है वो क्या आएगी, -7 और -9। ऐसे अगर कल को इसमें 3 टर्म पूछे 4 टर्म पूछे, तो बस इन्हीं में मुझे क्या करते हैं, -9 में -2 ऐड कर दो, फिर मिल जाएगा, फिर जो आएगा उसमें -2 ऐड कर दो, एंड सो ऑन, ये मिलता ही रहेगा। तो वहाँ पे ये बताएगा, तो ये तो बताना ही पड़ेगा उसे कितनी टर्म निकालनी है, क्योंकि नेक्स्ट टर्म ऐसे तो चलता ही जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होने वाला, क्योंकि इनफाइनाइट सीक्वेंस दे रखा है हमें, ठीक है। अच्छा थर्ड पार्ट करते हैं इसमें। देखो इसी एग्जाम्पल नंबर 2 का थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट में जो पैटर्न गिवन है वो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे -2 -2 2 -2 2 और फिर -2। तो देखो हमें नहीं पता अभी ये AP बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें कॉमन डिफरेंस ही निकाल के देखना पड़ेगा। तो A2 - A1 कितना आ जाएगा, 2 माइनस माइनस का 2। देखो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो 2 + 2 ये तो कितना बन जाएगा, 4। अगर मैं यहाँ पे A3 - A2 करता हूँ तो क्या करना है, A3 मतलब कि -2 माइनस A2 कितना 2, कितना आ गया -4। अच्छा, अब यहाँ पे देखो जो पहला डिफरेंस हमने निकाला 4 आया, दूसरा निकाला -4। तो क्या यहाँ पे मुझे नेक्स्ट डिफरेंस निकालने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब यहीं पे ये डिफरेंट आ गया तो नेक्स्ट क्या आ रहा है उस बात से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये डिफरेंट आ गया इसका मतलब ये AP तो नहीं है, क्योंकि अगर ये AP होता तो ये टर्म हमारा 4 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं आया। तो इसका मतलब आगे हम कितने भी डिफरेंस यहाँ पे निकाल ले उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इट इज़ नॉट AP। और जब AP ही नहीं है तो नेक्स्ट पैटर्न तो हमें लिखना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर AP है तो ही लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना। ठीक, फोर्थ, अब फोर्थ क्या होगा, फोर्थ जैसे हमने रखा है 1 1 2 2 2 3 3 3। तो बताना है इसमें ये AP बन रहा है या नहीं बन रहा। तो देखो अगर हमें AP के लिए चेक करना है तो पहले हम A2 - A1 चेक कर लेते हैं। A2 - A1 1 आ गया, फिर हम A3 - A2 कर लेते हैं। अच्छा इसको सोल्व करते हैं, 1 - 1 0। ठीक है, A3 - A2 करेंगे तो कितना आएगा, 1 - 1 0 आ गया। ठीक, अब देखो जैसे हमने 2 बार डिफरेंस निकाला तो हमें ये भी 0 ये भी 0, तो हमें लग रहा होगा ये AP है। चलो एक और निकालते हैं यहाँ पे, A4 - A3। तो A3 - A3 करेंगे तो देखो वो A4 - A3 करेंगे, A4 2 है, A3 1 है, तो यहाँ से 1। अब हमें कुछ डिफरेंट मिल गया, तो इसका मतलब पहले 0 आ रहा था फिर 1 आना शुरू हो गया, इसका मतलब ये हमारा AP तो नहीं है। जब हमने 2 निकाले तब हमें क्लियर नहीं हो पाया कि हमारा AP बन रहा है। वैसे क्लियर तो यहाँ से हो ही जाना चाहिए आपको, लेकिन हमें तो पेपर में करके दिखाना पड़ेगा ना, हम सीधे सीधे नहीं बोल सकते, हमें इस तरीके से करना है वहाँ पे। वैसे तो हमें पता है ये AP तो नहीं बन रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 1 1 2 2 2 3 3 एक पैटर्न तो बोल सकते हो, पैटर्न तो बन रहा है। देखो पैटर्न क्या बन जाएगा, नेक्स्ट नंबर यहाँ पे 3 टाइम्स क्या आया, पहले 1 आया, फिर 3 टाइम्स क्या आया 2 आया, फिर 3 टाइम्स 3, फिर क्या आएगा 3 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 5। तो पैटर्न तो बन रहा है, नेक्स्ट 2 टर्म भी बता सकते हो, लेकिन वो पैटर्न जो बन रहा है वो AP का नहीं है। क्योंकि अगर AP का होता तो ये जो डिफरेंस आ रहे हैं ये हमारा एक फिक्स्ड नंबर आना चाहिए था। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन में यही बोला है कि नेक्स्ट 2 टर्म तभी लिखना है हमें, कब, जब ये AP बन जाए। तो ये तो AP ही नहीं है, तो जब AP ही नहीं है तो हम इसका नेक्स्ट टर्म नहीं लिखेंगे। लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 4 4 हो जाएगा, और क्या है इसमें, ठीक है, नेक्स्ट 2 टर्म क्या हो जाएगी 4 4 हो जाएगी, लेकिन AP नहीं है तो इसलिए लिखना नहीं है। तो ये भी हमारा AP वाला पैटर्न नहीं है। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 NCERT से। तो स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।